गमों का ढेर बन गई हर खुशी मेरी, जलालत ही रह गई जिंदगी मेरी। हलवा पूड़ी के चक्कर में सब लुट गया, ना अंधेरा रहा न रोशनी मेरी। और बताइए फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पे कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर प्रदर्शन हुआ। संसद मार्च के दिन जमकर पुलिसिया लाठीचार्ज हुआ। युवाओं को खूब मारा पीटा गया। पैलेट गन से लेकर कील वाली लाठी तक, करंट मारने वाले डंडे से लेकर लड़कियों के प्राइवेट पार्ट में डंडा लगाने तक, यानी गृह मंत्री अमित शाह की पुलिस ने वो सब किया जो एक स्वस्थ लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए था। और इसके बाद अब तक किसी की जिम्मेदारी या जवाबदेही तय नहीं हुई है, किसी अफसर पर कार्रवाई नहीं हुई, जबकि पैलेट गन चलाने को लेकर झूठ का कथित पर्दाफाश कई बार हो चुका है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी आ गई, कल हमने दिखाया भी था। हर तरह का पर्दाफाश हो चुका है, मगर सत्ताधारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये मामला यानी पुलिस बल का प्रयोग का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर्ड कमेटी बना दिया। हाई पावर्ड कमेटी में जो लोग हैं उन पर कौन कौन से सवाल उठ रहे हैं, इस पर हमने पिछली वीडियो में बात किया था, यानी इसमें चर्चा किया था। और अब इस कमेटी को लेकर चर्चा तथा विरोध दोनों सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। तमाम याचिकाकर्ता और देश के जाने माने अधिवक्ता चीफ जस्टिस सूर्यकांत से कह रहे हैं कि कमेटी फिर से बनाइए। अभी जो कमेटी आपने बनाया है उस पर भरोसा नहीं हो पा रहा है जो होना चाहिए। आज क्या कुछ डिमांड की गई और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने क्या कहा, सरकारी वकील ने क्या क्या कहा, उन सब पर बात करेंगे। चीफ जस्टिस की कही गई बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा और उसका इतिहास भी खंगालेंगे। उधर पश्चिम बंगाल एसआईआर को लेकर आरटीआई से बेहद चिंताजनक पर्दाफाश हुआ है। जितने लोगों की सुनवाई हुई है उसमें 90% सही वोटर निकले, यानी 83,000 लोगों की सुनवाई में से 75,000 सही निकले। नाम दोबारा जोड़ा गया, यानी जानबूझकर लोगों के वोट काटे गए। पूरी बात पर चर्चा करेंगे। पिछले कुछ महीनों से आप देख रहे होंगे कि अलग अलग ऑफिसेज में, कॉर्पोरेट में बड़े स्तर पर छटनी हो रही है या फिर नई भर्तियां कम हो रही हैं। क्या आपने कभी सोचा कि इसके मूल में क्या है, छटनी क्यों हो रही है? अगर कहीं 10,000 लोग काम कर रहे थे तो 4-5 हजार को छांट दिया। क्या कंपनी घाटे में चल रही है, लोगों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है, या फिर कम लोगों से ही काम चल जा रहा है? और बारीकी से देखेंगे तो छटैया करने वाली कंपनियां घाटे में नहीं है, मगर फिर भी छटनी हो रही है। बताया जा रहा है कि एआई के प्रयोग ने कई लोगों का काम कुछ लोगों से ही करवाना शुरू कर दिया है। यानी पहले जो बड़ी टीम मिलकर करती थी अब वो थोड़े से लोग कर पाते हैं एआई के ऑटोमेशन से। अब आप सोचिए कि आपकी टीम में 10 लोग काम करते हैं और मैनेजर कुछ लोगों को हटाना चाहते हैं, सिर्फ 4-5 को रखना चाहते हैं, तो वो 4-5 कौन लोगों को रखेंगे, किसको चुनेंगे? जाहिर सी बात है उनको चुना जाएगा जो अपडेटेड होंगे, जो नई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन के बारे में जानते होंगे। जो काम अब तक घंटों में हुआ करता था वो कुछ सेकंड में एआई की मदद से हो रहा है। जाहिर सी बात है नौकरी उसी की बचेगी जो वक्त के साथ चलेगा। यदि आप कर्मचारी हैं तो भी, फाउंडर हैं तो भी, कोई स्टार्टअप कंपनी चलाते हैं तो भी, यानी अगर आपको अपनी कंपनी को ऑटोमेशन पर लाना है तो भी और अपनी नौकरी बचाना है तो भी एआई को अपने जीवन में उतारना ही होगा। वरना कभी भी मैनेजर आके कहेगा कि टाटा बाय बाय फिर मिलेंगे। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अपने आप को अपडेट करिए। आप कर्मचारी हो, फाउंडर हो, इंजीनियर हो या फिर किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले प्रोफेशनल हो, इस शनिवार आउटस्किल की तरफ से फ्री में, जी हाँ फ्री में 8 घंटे का लाइव एआई मास्टरमाइंड होने वाला है। सुबह 10 बजे से शुरू होगा और पूरी तरह से लाइव होगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। सिर्फ एक दिन में आप सीखेंगे कि कौन से एआई टूल्स इस्तेमाल करने हैं, उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है और सोमवार से अपने रोजमर्रा के काम में इन्हें कैसे लागू करना है। यानी शनिवार को सीखना है, सोमवार से लागू करना है फटाफट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में हमने लिंक दे रखा है। वीडियो को पॉज करके वहां जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। यहाँ कोई चार्ज नहीं है, फ्री में आपको ट्रेनिंग मिलेगी। सीट्स लिमिटेड है, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए अब इतना काम कर लिए हैं तो आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पुलिसिया बर्बरता की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाया, जिसे हेड करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रेड्डी। बाकी सभी सदस्यों के बारे में हमने पिछले दिनों बात किया था और तमाम सदस्यों को लेकर क्या चर्चाएं चल रही हैं उस पर भी बात किया था। अब इस मामले में मुख्य याचिकाकर्ता शैलेन मणि त्रिपाठी की ओर से आवेदन दिया गया है। सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने आज चीफ जस्टिस सूर्यकांत के सामने इसे जल्दी सुनवाई के लिए लगाने की मांग भी किया। और सुप्रीम कोर्ट के ही जाने माने अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने भी कहा कि यह केवल एक व्यक्ति की चिंता नहीं है बल्कि कई याचिकाकर्ताओं की कॉमन कंसर्न है। इन लोगों ने सीधा मांग किया है कि जो मौजूदा 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है इसको दोबारा बनाया जाए। इनका कहना है कि जिस मामले में गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स और केंद्र
सरकार के ऊंचे पदों पर बैठे लोगों की भूमिका तक जांचनी हो, उस जांच कमेटी की स्वतंत्रता पर किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए। अपने एप्लीकेशन में इन लोगों ने पहली मांग किया है कि मौजूदा कमेटी में पर्याप्त ऐसे लोग नहीं हैं जिनके पास जांच करने की कोई खास स्किल हो, यानी गंभीर पुलिस कार्रवाई, कमांड चेन, जैसे गोली चलाने का आदेश किसने दिया, कहां गया, हथियारों के इस्तेमाल और अधिकारियों की जिम्मेदारी जैसी चीजों की गहराई से जांच का अनुभव जरूरी है इस मामले में, जबकि कमेटी में ऐसा दिखता ही नहीं है। दूसरी आपत्ति जताई गई है कि सिविल लिबर्टीज का अनुभव, यानी याचिकाकर्ताओं का कहना है कि कमेटी में ऐसे स्वतंत्र लोगों की मौजूदगी भी होनी चाहिए जिनका नागरिक स्वतंत्रता अधिकार और पब्लिक इंटरेस्ट के मामलों में स्थापित ट्रैक रिकॉर्ड हो, जबकि अभी जो कमेटी बनी है उसमें यह सब नहीं है। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात और सबसे गंभीर बात जो कही गई है उसको सुनिए। कहा गया है कि अभी कमेटी में जो लोग हैं उनमें से कई ऐसे हैं जिनका सरकार से पुराना संबंध है। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि कमेटी के कुछ सदस्यों का केंद्र सरकार के लोगों, यहां तक कि गृह मंत्री से भी लंबे समय का संबंध रहा है। अब याद करिए, मैंने बताया था ना कि इस कमेटी में सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के करीबी हैं और कथित रूप से उनके पास पर्याप्त अनुभव नहीं था, मगर फिर भी गुजराती जोड़ी ने सीबीआई डायरेक्टर बना दिया और अब उन्हें ही गृह मंत्री अमित शाह और उनकी पुलिस की जांच करनी है। अब आप सोचिए कि अगर मैं आपको पहले इनाम दे चुका हूं, मेरी वजह से आप बहुत कुछ पा चुके हैं और मेरे खिलाफ आपको जांच करने के लिए लगा दिया जाए तो आप कितने निष्पक्ष होंगे, कितनी निष्पक्षता से जांच करेंगे। और मान लिया कि आप निष्पक्षता से जांच करेंगे भी, लेकिन निष्पक्षता सिर्फ होनी नहीं चाहिए बल्कि होते हुए दिखनी भी चाहिए। इसी सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। याचिकाकर्ताओं का यही तो सवाल है कि इस कमेटी के कुछ सदस्य ऐसे हैं जिनका केंद्र सरकार से वहां बैठे लोगों से सीधा संबंध रहा है, लंबा संबंध रहा है, और इसी सरकार की भूमिका की जांच करनी है। जाहिर तौर पर निष्पक्षता पर सवाल तो होंगे। याचिकाकर्ताओं ने यहां साफ साफ कहा है कि वो किसी भी सदस्य की व्यक्तिगत ईमानदारी या कैरेक्टर पर आरोप नहीं लगा रहे। आपत्ति कमेटी के स्ट्रक्चर पर है। कमेटी दिखने में भी पूरी तरह से स्वतंत्र होनी चाहिए, क्योंकि इस कमेटी को सिर्फ नीचे के पुलिस कर्मियों की जांच नहीं करनी है, यह भी देखना पड़ सकता है कि केंद्र सरकार के ऊंचे स्तर पर जो लोग हैं, जैसे गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस है, रैपिड एक्शन फोर्स है, इसमें किस लेवल पर क्या आदेश दिया गया था। इसलिए जांच करने वाला निकाय उन्हें संस्थाओं के प्रभाव से पूरी तरह से अलग दिखाई देना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने डिमांड किया है कि कमेटी की अध्यक्षता किसी पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कराई जाए। उदाहरण के तौर पर इन्होंने कुछ नाम भी दे दिए, जस्टिस यू ललित, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बी.आर. गवई के नाम सुझाए गए। इसके अलावा यह भी कहा गया कि किसी रिटायर्ड महिला डीजीपी को रखा जाए, क्योंकि महिलाओं के हैरेसमेंट से संबंधित चीजें भी जांच करनी है। याचिकाकर्ताओं ने पहले यह भी प्रस्ताव दिया था कि कमेटी में पूर्व अटॉर्नी जनरल जैसे स्वतंत्र कानूनी हस्ती को भी रखा जाए। यह भी कहा गया कि मौजूदा कमेटी में वैसी संरचना नहीं रखी गई जो उन्होंने पहले सुझाया था। याद करिए, संभवतः सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव मांगा था, मुझे जहां तक याद है, और याचिकाकर्ताओं ने सुझाव दिया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि सुझाव माना नहीं गया। याचिकाकर्ताओं ने कुछ नॉन जुडिशियल इंडिपेंडेंट मेंबर्स की भी मांग किया है, लेकिन शर्त यह है कि वो स्पष्ट रूप से स्वतंत्र हो, उनकी ईमानदारी पर कोई सवाल न हो और जांच के दौरान जुडिशियल मेंबर्स की वास्तविक मदद करने में सक्षम हो। अब जब याचिकाकर्ता ये सारी बातें कह रहे थे तो सरकार की तरफ से पेश हुए वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस एप्लीकेशन को ही बेहद कड़े शब्दों में मिस्चीवियस बता दिया। उनका कहना था कि याचिकाकर्ता कमेटी बदलवाने के साथ कुछ मिनिस्टर्स की जांच और अपने पसंद के जज के नाम सुझा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने भी कहा कि उन्हें आवेदन में जज के नाम देना पसंद नहीं है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी कहा कि आई डोंट अप्रिशिएट मेंशनिंग ऑफ जजेस नेम्स। इसके बाद अधिवक्ता शंकर नारायण ने भरोसा दिया कि जब एप्लीकेशन सुनी जाएगी तब जज के नाम पर जोर नहीं देंगे। अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि कमेटी को लेकर याचिकाकर्ताओं में आशंकाएं और संदेह ये एक साझा चिंता बन गई है। तभी सरकार के वकील तंज करते हैं कि कुछ लोगों को हर चीज को लेकर हमेशा आशंकाएं बनी रहती हैं। इसके बाद चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने मौजूदा कमेटी का बचाव किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बेस्ट अवेलेबल पर्सन्स चुने हैं इस कमेटी में। अब आप दर्शक भी ध्यान से सुन लीजिए। माननीय चीफ जस्टिस का कहना है कि उन्होंने बेस्ट अवेलेबल पर्सन्स, यानी जो सबसे अच्छे लोग उपलब्ध हैं देश में जंतर मंतर वाले केस की जांच करने के लिए, उनका चुनाव किया है। सवाल है कि जब हुजूर के बेस्ट लोगों पर इतनी आशंकाएं जताई जा रही हैं, जब बेस्ट का ये हाल है, तो फिर बेटर, गुड, बैड, वर्स और वर्स्ट का क्या हाल होगा। बहरहाल चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि पूरी कमेटी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम करेगी। पहले कमेटियां को काम तो करने दीजिए, देखिए कि वो कैसे जांच करती है। अब सवाल यह है कि हुजूर माननीय, देश भर में जितने भी एसआईआर हुए वो सब भी तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुए, आपकी निगरानी में हुए। आप ही की बेंच में सुनवाई हो रही थी और आपकी निगरानी में ही करोड़ों लोगों का वोटिंग राइट छीन लिया गया, संवैधानिक अधिकार
छीन लिया गया। अकेले पश्चिम बंगाल में लाखों वोट काट दिए गए। बिहार एसआईआर से कहानी शुरू हुई। पिछले साल जैसे ही एसआईआर का ऐलान हुआ, हमने अपने पहले वीडियो में कहा था कि गुजराती जोड़ी और केंचुआ के मुखिया जो चाहेंगे वही होगा। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट में तारीख पे तारीख चलती रही, मूल सवाल गायब हो गया और प्रक्रिया पर फोकस बना रहा है, वही जो हमने आशंका जताया था। और आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहते हैं कि कुछ लोगों को हर चीज में आशंका हो जाती है। बात तो यह है कि हुजूर, आप जिस सत्ता की वकालत कर रहे हैं उनके सारे कर्म ही ऐसे हैं, क्या किया जाए। और लोकतंत्र में आशंका होना, सवाल होना, आलोचना होना, यह अच्छी बात है। बहरहाल चीफ जस्टिस का कहना है कि कमेटी जो जांच करेगी वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगी, पहले जांच करने तो दीजिए। सवाल है कि हुजूर, जब जांच शुरू हो ही जाएगी, सब कुछ करने ही दिया जाएगा, तो फिर उन आशंकाओं का क्या। ऐसी ही बातें तो एसआईआर के दौरान भी आपने कहा था। एक माननीय जज ने कह दिया कि इतने लोगों को बटोर के लाइए जिनका नाम गलत तरीके से काट दिया हो, हम पूरी व्यवस्था पलट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बाद में लंबी लंबी हाँकने वाले मिलाड पीछे हट गए, गायब हो गए। आपकी ही बेंच में एक सदस्य ने कह दिया कि अरे इस बार नहीं तो अगली बार वोट डाल लेना। ये सारी चीज किसे याद नहीं है। हमने बार बार सवाल उठाया कि एसआईआर हो रहा है, ठीक है, लाखों लोगों का वोट काट दिया, वो भी ठीक है, कम से कम चुनाव टाल दीजिए। जांच करना इतना ही जरूरी है तो जांच पूरी होने तक, लोगों को लिस्ट पर संतुष्टि मिलने तक चुनाव को टाल दिया जाए। लेकिन असल में पूरा खेल तो चुनाव का था। किसी तरह से चुनाव लूटने की तैयारी थी, कथित रूप से वो लूट लिया गया। अब इसे लूट क्यों कहा जाना चाहिए, आप अपनी स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए। बाकी इस रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा किसी अन्य वीडियो में करेंगे। बताया गया है कि 83,000 अपीलें जिन पर सुनवाई हो चुकी है, उनमें से 75,000 से ज्यादा वोटों का नाम, लोगों का नाम दोबारा जोड़ना पड़ा है। यानी ये असली वोटर थे, रियल वोटर थे, इनका नाम जबरिया काट दिया। अब आप सोचिए कि जहां 10 वोट, 20 वोट, 50 वोट, 1000 वोट से जीत हार होती है, वहां 75,000 से ज्यादा वोटरों का नाम फर्जी तरीके से काट दिया। माननीय चीफ जस्टिस, आपकी निगरानी में ही यह सब हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा था। आपने न्यायपालिका के अधिकारियों को लगाकर ट्रिब्यूनल बनाया, मगर इन सारे क्रियाकलापों का परिणाम क्या हुआ। हालांकि ये सब कुछ करने के पीछे का जो टारगेट था वो पूरा हो चुका है, लेकिन भारतीय लोकतंत्र का क्या, जनता के वोटिंग अधिकार का क्या, चुनाव की निष्पक्षता का क्या, और सबसे बढ़कर न्यायपालिका की क्रेडिबिलिटी का क्या। देश के ज्यादातर टॉप कानूनविद जो अपने कानूनी ज्ञान का प्रयोग भारतीय लोकतंत्र के लिए करते हैं और करना चाहते हैं, जिन्होंने सिर्फ जेब भरने का जरिया नहीं बनाया इसे, उनकी बात कर रहा हूं। जो अपने कानूनी ज्ञान का प्रयोग इंडियन डेमोक्रेसी के लिए करते हैं, उनसे जब जब बात होती है, ज्यादातर लोगों से बात होती है, सबकी ये चिंता है कि लोकतंत्र के सारे पिलर मिलकर जो कर रहे हैं वो भारत के लिए ठीक नहीं है। और ये सब तब हो रहा है जब युवा एक बार सड़क पर निकल चुके हैं। बाकी देखते जाइए, भरी अदालत में हलवा पूड़ी वालों को गालियां भी मिल चुकी हैं, जगह जगह कार्यक्रम कैंसिल हो रहे हैं, सरेआम अपमान हो रहा है, जलालत हो रही है, जो किसी ने सपने में नहीं सोचा था वैसी बदनामी हो रही है। मगर फिर भी व्यवहार में, कुतर्क में कोई बदलाव नजर नहीं आता। बाकी देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। भारतीय लोकतंत्र में अभी और कौन कौन से दिन देखने बाकी हैं। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे